प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव में पोषण, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो मानव में पोषण पाचन तंत्र से होकर पूर्ण होता है। पाचन तंत्र से होकर पूर्ण होता है। मानव पाचन तंत्र में आहार नाल तथा सहायक ग्रंथियां होती हैं। मनुष्य के आहार नाल में मुख, ग्रसिका, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय तथा गुदा द्वार होते हैं। तो आप यहाँ पर क्या जानेंगे कि जो मनुष्य का आहार नाल होता है, तो आहार नाल में कौन कौन से अंग आते हैं। तो मुख आता है, ग्रसिका आती है, ग्रास नली आती है, आमाशय होता है, छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, मलाशय होता है, गुदा द्वार होता है। आइए आगे देखते हैं। तो कह रहा है इसमें लार ग्रंथियां, यकृत तथा आमाशय मानव पाचन तंत्र से संबंधित ग्रंथियां होती हैं। मतलब लार ग्रंथियां, यकृत, आमाशय मानव पाचन तंत्र से संबंधित ग्रंथियां हैं। मानव में पाचन मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है। तो भोजन का जो पाचन होता है मानव के मुख गुहा से ही प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले जो है दांत है, भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं और जब आते हैं तथा पीसते हैं, मतलब चबाते हैं और पीसते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, लार ग्रंथियां एंजाइम स्रावित करके रासायनिक पाचन में सहायक होती हैं। मनुष्य की लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है प्यारे बच्चों? एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, जो भोजन में उपस्थित स्टार्च को शर्करा में पाचित करता है। मानव की मुख गुहा में 4 प्रकार के दांते पाए जाते हैं, जो क्रमशः कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक तथा चवर्णक नाम से जाने जाते हैं। आइए आगे हम देखते हैं। कृंतक 2-2 होते हैं, रत्नक 1-1 होते हैं, अग्रचवर्णक 2-2 होते हैं और चवर्णक 3-3 होते हैं। जो ये संख्या बताई जा रही है, तो हम बता दें प्यारे बच्चों कि मानव मुख गुहा में 2 जबड़े होते हैं। एक निचला जबड़ा होता है और एक ऊपरी जबड़ा होता है। जो ऊपरी जबड़ा होता है फिक्स जबड़ा होता है। तो इसका मतलब जो कृंतक दांत हैं 2 निचली जबड़े में होते हैं तो 2 ऊपरी जबड़े में होते हैं। उसी प्रकार रत्नक जो हैं एक निचली जबड़े में होता है तो एक एक करके निचले में, एक एक करके ऊपरी जबड़े में होता है। इस तरह से इनकी व्यवस्था। अब हम बात करेंगे ग्रसनी के बारे में। ग्रसनी को कहते हैं फारिनेक्स। तो यह लगभग 12 सेमी लंबी फनल के आकार की, फनल माने होता है छननी के आकार का, सीधी नलिका होती है, जो भोजन की मुख गुहा से सीधे ग्रास नली में ले जाती है। कहाँ से? मुख गुहा से, मतलब कि सीधी नली है जो भोजन को मुख गुहा से कहाँ ले जाता है? ग्रास, मुख गुहा से ग्रास नली में ले जाने का। अब हम पढ़ेंगे ग्रास नली के बारे में। ओसोफैगस। ओसोफैगस यह एक लंबी नलिकाकार संरचना होती है जो भोजन को ग्रसिका से आमाशय तक ले जाती है। ग्रास नली किसे कहते हैं भाई? यह एक लंबी नलिकाकार संरचना होती है जो भोजन को ग्रसिका से आमाशय तक ले जाने का कार्य करता है। आइए हम आगे देखते हैं। आमाशय, आमाशय को स्टोमक कहते हैं। स्टोमक को हम वैसे पेट कहते हैं। पेट ही हमारा जो साधारण भाषा है उसी को जीव विज्ञान की भाषा में आमाशय कहते हैं, स्टोमक कहलाता है। तो ग्रास नली से होकर भोजन आमाशय में पहुँचता है। यहाँ भोजन नहीं होगा प्यारे बच्चों, भोजन होगा। भोजन कहाँ पहुँचता है? आमाशय में पहुँचता है। कामा आमाशय एक मोटी थैली होती है जहाँ पर भोजन जाकर ठहरता है तथा उसका पाचन प्रारंभ होता है। यद्यपि भोजन का प्रारंभ मुख गुहा से चबाने, काटने, खाने से ही प्रारंभ होता है, लेकिन वह उसका प्रारंभिक स्टेज होता है और दूसरा उसका जो स्टेज है आमाशय है। तो द्वितीय पाचन जो होता है भोजन का आमाशय में प्रारंभ होता है
आमाशय के प्रमुख 4 कार्य होते हैं। देखिए, आमाशय के प्रमुख 4 कार्य होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला कार्य भोजन का संग्रह करना। तो आमाशय क्या है कि भोजन का संग्रह करता है। दूसरा कार्य है भोजन का यांत्रिक मंथन। तो भोजन का यांत्रिक मंथन मतलब कि ग्राइंडिंग ऑफ द फूड होता है। तीसरा है भोजन का आंशिक पाचन। तो भोजन का आंशिक रूप से पाचन आमाशय में होता है। और चौथा है भोजन का छोटा अंतरिम में प्रवाह का नियमन, मतलब भोजन को छोटी आंच तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह सब कार्य आमाशय में होता है। आइए हम आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। तो आमाशय के भित्तियों में उपस्थित जठर ग्रंथियां जठर रस का श्रवण करती हैं, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl उपस्थित होता है। इसके साथ ही पेप्सिन, जठर लाइफ, पेज एंजाइम तथा म्यूकस उपस्थित होते हैं। क्या क्या उपस्थित होते हैं प्यारे बच्चों? तो पेप्सिन, जठर लाइफ, पेज एंजाइम तथा म्यूकस, ये 4 प्रकार की रस क्या होते हैं? आमाशय में उपस्थित होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक भोजन में मिलकर भोजन को विष संक्रमित करता है। विष संक्रमित करता है। विष संक्रमित करने का मतलब कि भोजन में आए हुए कीटाणुओं को भक्षण करता है, मार देता है, जिसको हम विष संक्रमित कहते हैं। तथा प्रोटीन निम्नीकरण को सक्रिय करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के यहाँ पर 2 कार्य हैं, भोजन में आए हुए कीटाणुओं को मारना तथा प्रोटीन का निम्नीकरण सक्रिय करना। आइए हम आगे की तरफ देखते हैं प्यारे बच्चों। तो पेप्सिन तथा रेनिन प्रोटीन को प्रोटियोज तथा पेप्टोन में जोड़ते हैं। तो पेप्सिन और रेनिन नाम की दो एंजाइम हैं, वह प्रोटीन को प्रोटियोज तथा पेप्टोन में जोड़ते हैं, बदलते हैं। जठर लाइपेज कुछ वसा को, फैट को मोनोसैकेराइड तथा बाकी वाशी अम्लों में परिवर्तित करता है। मानव में छोटी आंत भोजन को पूर्ण पाचन का स्थान होता है। देखिए, मानव में जो छोटी आंत होता है वहाँ भोजन का पूर्ण पाचन होता है, क्योंकि वह पूर्ण पाचन स्थान होता है। छोटी आंत पित्त अग्नाशयी वाहिनी से पित्त तथा अग्नाशयी से अग्नाशयी रस प्राप्त करता है। अग्नाशयी रस 3 अक्रिय एंजाइम प्रोटियोजेज, अग्नाशयी पेज तथा अग्नाशय से एमाइलेज होते हैं। 3 नाम क्या होता है प्यारे बच्चों? तो है पहला कि प्रोटियोज, दूसरा होता है अग्नाशयी पेज तथा अग्नाशय एमाइलेज। ये क्या होता है? होते हैं। छोटे आंत पाचित भोजन के अवशोषण का प्रमुख स्रोत होता है। मतलब भोजन का जो पचित भोजन का जो अवशोषण होता है वह कहाँ होता है प्यारे बच्चों? छोटी आंत में। छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। और हाथ की आंतरिक सतह पर असंख्य सूक्ष्म अंगुलियों के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिन्हें हम रसांकुर कहते हैं। तो क्या कहते हैं हम लोग? रसांकुर कहते हैं। तो रसांकुर एक प्रकार का रस होता है जो कि पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है। आइए हम आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। जो भोज पदार्थ को अवशोषित करके रक्त की धारा में भेजते हैं, छोटी आंत बड़ी आंत में खुलती है। छोटी आंत से कौन लगा होता है? बड़ी आंत। तो बड़ी आंत जहाँ पचित भोजन से जल तथा खनिज का अवशोषण होता है। पचे हुए भोजन में जब ये बड़ी आंत में पहुँचते हैं तो वहाँ से क्या होता है? जल और खनिजों का अवशोषण होता है। अंत में मल पदार्थ मलाशय में पहुंचकर गुदा से बाहर निकाल दिया जाता है। तो कहाँ? मलाशय, बड़ी आंत के बाद जिसे मलाशय कहते हैं, उसके बाद वह गुदा द्वार से बाहर निकाल दिया जाता है। आइए आगे की देखें।
तो अब बात हम करेंगे प्यारे बच्चों श्वसन के बारे में। श्वसन को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं, और रेस्पिरेशन क्या होता है इसके बारे में आज चर्चा की जाएगी। तो श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रम होता है, मतलब रेस्पिरेशन इज द केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें भोजन ऑक्सीकृत होकर एटीपी के रूप में ऊर्जा निर्मुक्त करता है। एटीपी के रूप में, एटीपी का नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा को निर्मुक्त करता है। तो अब हुआ शोषण जीवन के लिए आवश्यक है, जो विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के संचालन के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, जो जीवधारियों के जीवित रहने के लिए आवश्यक होते हैं। श्वसन का प्रथम चरण श्वासोच्छ्वास है, जिससे ऑक्सीजन का अंतःग्रहण तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्मुक्त होता है। इसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है श्वसन के द्वारा, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि श्वसन प्रक्रिया में हम जब श्वसन क्रिया करते हैं तो वायुमंडल से हम शुद्ध ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, और अपने शरीर के भीतर से उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को नासिका के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। कोशिकीय श्वसन को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। यहाँ शोषण नहीं होगा प्यारे बच्चों, कोशिकीय श्वसन होगा। इसको दो भागों में बांटा जा सकता है जो निम्नलिखित है। आइए हम देखते हैं। ऑक्सी श्वसन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ऑक्सी श्वसन का मतलब होता है ऑक्सीजन का ग्रहण करना। तो श्वसन क्रिया धाराओं का ऑक्सीकरणीय विदलन, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के उपस्थिति में होना ऑक्सी श्वसन कहलाता है। तो ये कैसे होता है प्यारे बच्चों? तो जो ग्लूकोज है वह ऑक्सी श्वसन के द्वारा पायरुविक अम्ल में बदलता है। पायरुविक अम्ल का जब विघटन होता है तो यह विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में परिवर्तित होता है, और परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलता है, एनर्जी निकलती है, जो हमारे जैव प्रक्रम क्रिया के लिए आवश्यक होता है। तो चूँकि हमने बात पहले ही किया था कि श्वसन जो है दो प्रकार का होता है, तो बात ये हुआ था कि एक ऑक्सी श्वसन होता है, दूसरा होता है अनऑक्सी श्वसन। अनऑक्सी श्वसन का एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। श्वसन क्रियाधाराओं का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीकरण अनऑक्सी श्वसन कहलाता है। मतलब वह ऑक्सीकरण क्रिया जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। जैसे ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में बदलना और पायरुविक अम्ल का पुनः एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा में विघटित होना। तो यहाँ दो अंतर है प्यारे बच्चों, हम देख लें। जो ऑक्सी श्वसन है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा निर्मुक्त हो रहा है। यहाँ पर आपका एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा निर्मुक्त हो रहा है। तो दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड है, वहाँ जल है, यहाँ पर एथेनॉल है, ऊर्जा दोनों में है। ये विशेष तौर से ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन में अंतर है। आइए हम आगे की ओर देखते हैं। तो श्वसन के दौरान निर्मुक्त ऊर्जा एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडीपी को हम क्या कहते हैं? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट तथा अकार्बनिक फास्फेट से एटीपी, एटीपी का फुल फार्मूला एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडीपी से बड़ा एटीपी होता है, तो यहाँ निर्माण में प्रयुक्त होती है। तो क्या होगा प्यारे बच्चों? एडीपी प्लस फास्फेट प्लस ऊर्जा वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एटीपी में। जब कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तब जल का प्रयोग करके एटीपी टूटता है तथा ऊर्जा निरूपित होती है। एटीपी जो होता है एडीपी में टूटता है, फास्फेट बनते हैं और ऊर्जा निर्मुक्त होता है। तो एटीपी जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है,
जब यह एडिनोसिन डाइफास्फेट में कन्वर्ट होता है तो उसके साथ वो फास्फेट भी निकलता है, साथ में ऊर्जा भी निर्मुक्त होती है। आइए हम आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। एटीपी में संग्रहित ऊर्जा को कोशिकाओं की क्रियाओं से संबंधित विभिन्न उद्देश्यों जैसे पेशियों का संकुचन, तांत्रिक आवेग के संरक्षण, प्रोटीन के संश्लेषण तथा अन्य क्रियाकलापों में प्रयुक्त होता है। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच नाइस।